हिरासत के दौरान इंडियन फौजियों ने मेरी तलाशी लेते वक्त मेरे पास जितने रुपए थे वो निकाल लिए थे और मेरी घड़ी भी अपने कब्जे में कर ली थी। अब मेरे पास सिवाय 3 कपड़ों यानी पतलून, कमीज और पुरानी जैकेट के और कुछ नहीं था। इतने में फौजी कैप्टन मेरे पास आ गया। फौजी गार्ड ने जल्दी से कुर्सी लाकर मेरे स्ट्रेचर के पास रख दी। कैप्टन कुर्सी पर बैठ गया। सिगार उसके हाथ में सुलग रहा था। उसने मुझे तहकुमाना अंदाज में कहा, आंखें खोलो। मैंने आंखें खोल दी। मैं पहले ही नीम व आंखों से उसे वहां आता देख रहा था। कैप्टन मुझे एतमाद में लेने के अंदाज में कहने लगा, याद रखो, हमने तुम्हारे साथ अभी तक बड़ी नरमी का सलूक किया है, लेकिन नागपुर से जो मिलिट्री इंटेलिजेंस का मेजर आ रहा है वो बुचर यानी कसाई के नाम से मशहूर है। वो तुम्हारा पेट फाड़ डालेगा और तुम्हारे पेट में जितने राज तुमने छुपाए हैं वो सारे बाहर निकाल लेगा। इसलिए तुम्हारे हक में यही बेहतर है कि उसके आने से पहले पहले मुझे सिर्फ इतना बता दो कि तुम्हारा दूसरा मफरूर साथी कहाँ छुपा हुआ है और भारत में तुम लोग कहाँ कहाँ पर ये काम कर रहे हो। मैं तुमसे एक बार फिर वादा करता हूँ कि मैं तुम्हारी जान बचा लूंगा और तुम्हें यहाँ से बर्मा के शहर रंगून भिजवा दूंगा। वहां से तुम बड़ी आसानी के साथ पाकिस्तान जा सकोगे। मैंने कहा, सर मैं बेगुनाह हूँ, मैं पाकिस्तानी कमांडो नहीं हूँ। ठीक है, कैप्टन ने कुर्सी से उठते हुए कहा, अगर तुम यही चाहते हो कि तुम्हारे जिस्म की बोटी बोटी अलग की जाए तो फिर मेजर शरद इस काम में माहिर है। कल नहीं तो परसों यहाँ आ जाएगा। ये कहकर कैप्टन मेरे कमरे से निकलकर अपने कमरे में मेज पर जाकर बैठ गया और काम करने लगा। ड्यूटी गार्ड ने मेरे दरवाजे को जोर से बंद करके ताला लगा दिया। इसका मतलब था कि नागपुर से मेजर शरद कल नहीं परसों वहां पहुंच रहा था। जब मैं इस लम्हे का तसव्वुर करता जब मेजर शरद मुझे अपने सामने एक पाकिस्तानी कमांडो के रूप में देखेगा, मेरे कानों में आंधियां सी चलना शुरू हो जाती। मेजर शरद तो मुझे धर्मवीर की हैसियत से जानता था, जिसने उसकी बहन को डाकुओं के चुंगल से निकाला था और जो हर वक्त देशभक्ति के राह अलापता रहता था। मुझे मालूम था कि इस हैरत अंगेज इंकशाफ के बाद वही मेजर शरद जो मुझे अपना छोटा भाई समझता था मेरी जान का दुश्मन बन जाएगा और मुझे जिंदा नहीं छोड़ेगा। मुझे अपनी जान की परवाह नहीं थी, लेकिन सबसे ज्यादा सदमा इस बात का था कि मैं दुश्मन की कैद में मारा जाऊंगा और एक ऐसा वसीला मेरे हाथ से हमेशा के लिए निकल जाएगा जिसकी मदद से मैं भारत के पाकिस्तान दुश्मन अजाइम के टॉप सीक्रेट खुफिया राज बहुत आसानी से हासिल कर सकता था। इतने में 2 फौजी साथ वाले कमरे में दाखिल हुए। उन्होंने भारतीय कैप्टन को सलूट किया। भारतीय कैप्टन उन्हें साथ लेकर मेरे कमरे में आ गया। दोनों फौजियों में से एक सिख था और दूसरा गोरखा। उन्होंने मेरी नब्ज देखी। सिख फौजी जो कैप्टन के रैंक का था कहने लगा, ये अब ठीक हो गया है, इसे चैम्बर 5 में पहुंचा दो कैप्टन। भारतीय कैप्टन ने कहा, यस, मेरा भी यही ख्याल था। ठीक है, मैं इसे आज रात चैम्बर 5 में भेज दूंगा। सिख कैप्टन कहने लगा, नागपुर से स्पेशल ब्रांच इंटेलिजेंस के मेजर शरद दीवान का पैगाम भी आ गया है। वो परसों सुबह की गाड़ी पर नागपुर से पौंडीचेरी पहुंच रहा है। वो पूरा बुचर है। वो पाकिस्तानी कमांडो से सब कुछ मालूम कर लेगा। इतनी देर तक चैम्बर 5 का कैप्टन जोशी उससे इंटेरोगेट करेगा। फिर उसने मुझे गाली देकर कहा, तुम लोगों ने हमारी नेवी का इतना बड़ा नुकसान किया है कि तुम जैसे 1000 कमांडोज को फांसी पर लटका देने से भी ये नुकसान पूरा नहीं हो सकता। मैंने दिल में कहा, अगर खुदा ने मेरी जिंदगी लिखी है तो तुम्हें इससे भी 1000 गुना ज्यादा तबाही का सामना करना पड़ेगा। दोनों फौजी चले गए। कुछ वक्त गुजर गया। उसके बाद मुझे हथकड़ी लगाकर 2 फौजी गार्ड्स की निगरानी में एक इमारत की दूसरी मंजिल के एक कमरे में ले जाकर डाल दिया गया। यहाँ फर्श पर सिर्फ नारियल की चटाई बिछी हुई थी। वहाँ और कुछ नहीं था। यहाँ मुझे टीन के डिब्बे में बासी सब्जियों का शोरबा और बासी डबल रोटी के 2 टुकड़े खाने को दिए गए। मिट्टी के प्याले में पानी पीने को मिला। ये चैम्बर 5 था। दीवार के साथ बल्ब जल रहा था। ये छोटा सा कमरा भी हवालात की तरह था, जिसका दरवाजा लोहे की सलाखों वाला था। दरवाजे के आगे एक तंग सी राहदारी थी। यहाँ किसी जानिब एक बल्ब रोशन था जिसकी रोशनी दरवाजे के आगे पड़ रही थी। ये कोई खास किस्म का उकूबत खाना था जहाँ मुझसे किसी कैप्टन जोशी ने पूछगिछ करनी थी और मुझ पर कोई नई किस्म का तशद्दुद करना था। मुझे सबसे ज्यादा फिक्र इस बात का था कि परसों सुबह किसी वक्त मेजर शरद दीवान नागपुर से यहाँ पहुँचने वाला है। उसके आने से पहले पहले वहाँ से फरार हो जाना चाहता था, लेकिन फरार का कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था। जिस इमारत की दूसरी मंजिल के टॉर्चर चैम्बर 5 में मुझे कैद किया गया था उसके पीछे कोई रेलवे लाइन थी। वहां से किसी वक्त कोई इंजन रेलगाड़ी के डिब्बों को लेकर शंट करता, सीटी बजाता आहिस्ता आहिस्ता गुजर जाता था। इस कमरे में ना तो कोई रोशनदान था और ना ही कोई खिड़की। इतने में एक काले रंग का खौफनाक चेहरे वाला आदमी जिसने कैप्टन की वर्दी पहनी हुई थी और जिसके गाल पर लंबा सा किसी जख्म का निशान था, हाथ में एक ब्रीफकेस लिए मेरे पास आकर खड़ा हो गया। एक सिपाही ने फौरन कुर्सी लाकर रख दी थी। वो कुर्सी पर बैठ गया। उसने सबसे पहले मेरी नब्ज देखी, फिर बेरहमाना अंदाज में मुस्कुराते हुए बोला, अच्छा तो तुम नहीं बताओगे कि तुम्हारा साथी कमांडो कहाँ रूपोश है और इंडिया में तुम पाकिस्तानी कमांडोज का हाइड आउट कहाँ है? मैंने बड़ी बेजारी से कहा, मैं पाकिस्तानी कमांडो नहीं हूँ, मुझे नाहक गिरफ्तार किया गया है। बहरी जहाजों की तबाही से मेरा कोई ताल्लुक नहीं। वो बोला, मेरा नाम कैप्टन जोशी है, मैं कानपुर का रहने वाला हूँ, कैदी की चमड़ी उतारने का माहिर हूँ।
ये कहते हुए उसने ब्रीफकेस में से एक लंबा निश्तर निकालकर मुझे दिखाते हुए कहा, इस निश्तर से पहले तुम्हारे गाल पर एक लंबा कट लगाऊंगा, फिर जख्म के अंदर अपनी 2 उंगलियां डालकर सिर्फ एक झटका दूंगा और तुम्हारे गाल की खाल अलग हो जाएगी। वो मकरू अंदाज में हंसने लगा। निश्तर उसके हाथ में था। कैप्टन जोशी ने मुझे गर्दन से दबोचकर मेरे गाल पर निश्तर चला दिया। मेरी चीख निकल गई। मैंने अपनी गर्दन उसके शिकंजे से छुड़ा ली। कैप्टन जोशी ने चिल्लाकर ड्यूटी गार्ड पर मौजूद सिपाही को आवाज दी, लांस नाइक, इसे आकर पकड़ो। लांस नाइक, जो दरवाजे के बाहर ड्यूटी पर खड़ा था, दौड़कर अंदर आया। उसने मुझे बाजुओं से पकड़ लिया। मेरी हथकड़ी यहाँ लाते वक्त उतार दी गई थी। बुचर कैप्टन जोशी ने निश्तर मेरी गाल पर लगाया हुआ था कि एक फौजी ने आकर सैल्यूट किया और ऊंची आवाज में बोला, सर, स्वामी गोरखनाथ जी आए हैं। कैप्टन जोशी का निश्तर वाला हाथ वहीं रुक गया। वो जल्दी से मेरे टॉर्चर चैम्बर से निकलकर राहदारी में आ गया। इस दौरान एक ऊंचा लंबा साधु नमूदार हुआ, जिसके लंबे बाल थे, दाढ़ी सीने तक फैली हुई थी, गले में मनकों की मालाएं थी, हाथों में कड़े थे और माथे पर सिंदूर का टीका था। वो दरवाजे के पास आकर खड़ा हो गया। कैप्टन जोशी ने झुककर साधु के पांव छुए और हाथ बांधकर बड़े अदब से बोला, महाराज, मेरे धन भाग के आप मेरे ऑफिस में पधारे। साधु ने एक नजर सलाखों में से मुझे देखा और पूछा, ये पाकिस्तानी जासूस है क्या? कैप्टन जोशी बोला, जी महाराज, इन लोगों ने हमारे 2 जहाज बर्बाद कर दिए हैं, एक ही पकड़ा गया है, दूसरे के बारे में पूछगिछ कर रहे हैं। साधु ने, जिसका नाम स्वामी गोरखनाथ था, मुझे बहुत बुरे लफ्जों से पुकारा और अंदर आ गया। कैप्टन जोशी भी उसके साथ ही अंदर आ गया। स्वामी गोरखनाथ ने झुककर मुझे देखा। मेरे गाल से खून रिस रहा था। उसने गुस्सीली आवाज में कहा, बता दे तेरे दूसरे मलिच दोस्त कहाँ हैं, नहीं तो तेरी बोटियां चील कव्वों को खिला देंगे। फिर स्वामी ने कैप्टन जोशी से पूछा, अभी तक इसने अपने साथियों के नाम नहीं बताए? कैप्टन जोशी हाथ बांधे पास ही खड़ा था। कहने लगा, महाराज, अभी बता देगा, मैंने अपना ऑपरेशन अभी शुरू नहीं किया। स्वामी गोरखनाथ ने अपना हाथ आगे करके कैप्टन जोशी के सर पर रखा और कहा कि बालिक, हम गुरु गोरखनाथ क्या एक मंत्र पढ़कर इस मलिच पर फूंकेंगे। इस मंत्र के शर से ये फौरन अपने साथियों के नाम और ठिकाने बता देगा। कैप्टन जोशी खुश होकर बोला, महाराज, आप मंत्र पढ़कर जरूर फूंकें। मुझे पूरा विश्वास है कि आपके मंत्र से हमें अपना मकसद हासिल हो जाएगा। स्वामी वहीं फर्श पर आलती पालती मारकर बैठ गया। उसने बाजू बुलंद किया और नारा लगाया, उलख निरंजन। उसके बाद कैप्टन जोशी से कहा, बच्चा, तुम हमारे खास बाल के हो। कैप्टन जोशी बोला, महाराज, ये आपकी कृपा है। स्वामी ने कहा, फौरन जाओ और अपने हाथ से चाय का एक गिलास बनाकर लाओ। हम इस चाय पर मंत्र पढ़ेंगे और वो चाय इस मलिच को पिला देंगे, फिर देखना ये कैसे बोलता है। कैप्टन जोशी ने कहा, अभी लाता हूँ महाराज। स्वामी ने ताकीद करते हुए कहा, याद रखना, चाय खुद बनाना, किसी दूसरे से न बनवाना, नहीं तो मंत्र का असर जाता रहेगा। कैप्टन जोशी बोला, महाराज, मैं खुद बनाकर लाऊंगा, आप मुझ पर भरोसा रखें। ये कहकर वो उस चैम्बर 5 से बाहर निकल गया। ड्यूटी गार्ड ने दरवाजा बंद कर दिया और चौकस होकर पहरा देने लगा। स्वामी गोरखनाथ मुझे घूरे जा रहा था। मैंने सोचा कि ये जाहिल साधु मुझ पर क्या मंत्र फूंकेगा। मेरे दिल पर अल्लाह और उसके रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लिखा हुआ है। इसका मंत्र सारे का सारा भस्म होकर रह जाएगा। मुझे सिर्फ ये खुशी थी कि मैं कुछ देर के लिए इंतहाई दरिंदा सिफत अजियत से बच गया था। मेरे नजदीक ये कोई फ्रॉड या साधु था जिसने भारत के फौजी कैप्टन को उल्लू बना रखा था। स्वामी गोरखनाथ ने अपने छोटे से खद्दर के थैले को, जो उसकी बगल में लटक रहा था, खोला और एक नजर दरवाजे के बाहर खड़े फौजी की तरफ देखा। फिर थैले में से कपड़े में लिपटी हुई कोई शय बड़ी तेजी से निकाली और उसे मेरे हाथ में थमाते हुए बोला, इसे फौरन कहीं छुपा लो। मेरी समझ में कुछ न आया कि ये साधु क्या कर रहा है। मैं उठकर बैठ गया। स्वामी गोरखनाथ ने इंतहाई दुरुस्त मगर दबी आवाज में कहा, आदमी हो के जानवर, इसे छुपा लो जल्दी। मैंने रुमाल में लिपटी हुई शय जल्दी से अपनी पतलून की जेब में छुपा ली। उसे पकड़ते हुए मुझे मालूम हुआ था कि ये एक छोटा पिस्तौल है। सूरत हाल एकदम तब्दील हो गई। स्वामी गोरखनाथ ऊंची आवाज में मंत्र पढ़ने लगा। एक बार मंत्र पढ़कर उसने मेरे करीब आकर मेरे सर पर फूंक मारी और आहिस्ता से कहा, इसमें एक खत भी है, उसे पढ़ लेना। और वो मंत्र पढ़ने लग गया। दरवाजे के बाहर जो इंडियन लांस नायक ड्यूटी पर खड़ा था, उसका मुंह सामने की तरफ था, हमारी तरफ उसकी पुश्त थी। इतने में कैप्टन जोशी चाय का प्याला हाथ में लिए आ गया। स्वामी जी ने खुश होकर कहा, शाबाश, ला प्याली इधर ला कर दे, बस समझ ले कि तेरा काम हो गया जोशी। कैप्टन जोशी स्वामी जी के आगे चाय की प्याली रखकर वहीं बड़े अदब से बैठ गया। स्वामी गोरखनाथ बड़े लंबे लंबे मंत्रों का जाप कर रहा था। जब उसने मंत्र पढ़ना खत्म किए तो चाय की प्याली में फूंक मारकर कैप्टन जोशी को हुक्म दिया, अब ये चाय इस मलिच को पिला दे, अगर ये ना पिए तो इसे जबरदस्ती पिला दे। उसके साथ ही स्वामी जी ने मुझे आंख से हल्का सा इशारा कर दिया। कैप्टन जोशी ने चाय की प्याली मेरी तरफ बढ़ाई और करख्त आवाज में कहा, ये मेरे गुरु जी की खास चाय है, अगर तूने इसे ना पिया तो मैं तेरी आंखें निकाल दूंगा। मैंने जरा सा हिचकिचाने की अदाकारी की और फिर स्वामी जी का इशारा पाकर आहिस्ता आहिस्ता चाय पीने लगा। कैप्टन जोशी बड़ा खुश हुआ। स्वामी जी ने मुस्कुराकर कहा, जोशी जी, देखा हमारा गुरु ग्रंथ नाथ का मंत्र का असर। ये चाय पीने के बाद कुछ देर के लिए बेहोश हो जाएगा
हम इसे यहाँ अकेला छोड़ देंगे, ये बहुत जरूरी है। हम बाहर राहदारी में एक तरफ खड़े होकर 5 मिनट इंतजार करेंगे। ठीक 5 मिनट के बाद इसे होश आ जाएगा। फिर तुम इसे पूछोगे तो ये अपने सारे कमांडो साथियों के नाम और पते बता देगा। धन हो महाराज। वो दोनों कमरे से चले गए। स्वामी जी ने कहा, ड्यूटी पर खड़े सिपाही को भी थोड़ी देर के लिए यहाँ से हटा दो। ड्यूटी पर खड़ा सिपाही भी कैप्टन जोशी के हुक्म से उनके साथ ही एक तरफ को चला गया। मैं समझ गया था कि स्वामी जी का इस ड्रामे से क्या मकसद है। वो यकीनन मुझे खत पढ़ने का मौका देना चाहते थे जो पिस्तौल वाले बंडल में साथ था। उनके जाते ही मैंने जेब से कपड़े में लिपटा हुआ बंडल निकाल कर खोला। ये एक बड़ा मॉडर्न किस्म का छोटा सा पिस्तौल था जिसके आगे छोटा सा साइलेंसर लगा हुआ था। साथ एक कागज तह करके रखा हुआ था। मैंने कागज खोलकर पढ़ा। उस पर उर्दू की इबारत में लिखा हुआ था, इस पिस्तौल की मदद से अगर तुम यहाँ से फरार होने में कामयाब हो गए तो इस कागज की पुष्ट पर जो एड्रेस लिखा है वहाँ पहुंचकर गंगू नाम के बैरे से मिल लेना। कोड वर्ड जय सीताराम है। अगर पकड़े गए तो पिस्तौल गायब करके इस खत को मुंह में डालकर निगल लेना। मैंने सबसे पहला काम ये किया कि रुक्के की गोली सी बनाकर उसे पतलून की जेब में डाल लिया और पिस्तौल दूसरी जेब में छुपा लिया। मगर मैं परेशान भी हो गया था, इसलिए कि ये पिस्तौल ज्यादा देर तक छुपा नहीं रह सकता था। कैप्टन जोशी वापस आते ही जब मुझ पर तशद्दुद शुरू करेगा तो यकीनी तौर पर पिस्तौल उसे नजर आ जाएगा। मुझे ये मालूम नहीं था कि स्वामी गोरखनाथ के रूप में हमारे आदमी ने इसका बंदोबस्त भी कर लिया हुआ था। बाहर से जय गोरखनाथ का नारा बुलंद हुआ। मैं समझ गया कि ये मुझे इशारा दिया गया है कि हम आ रहे हैं। उसके बाद स्वामी जी कैप्टन जोशी के साथ कमरे में आ गए। मैं इस दौरान जल्दी से जमीन पर लेट गया था। मैंने खुद पर मसनूई बेहोशी तारी कर ली थी। स्वामी जी ने आते ही कैप्टन जोशी से कहा, मलिच बेहोश है, अभी इसे होश में लाता हूँ, फिर देखना कैसे फरफर बोलता है। उसने कोई मंत्र पढ़कर मेरे चेहरे पर फूंक मारी। मैंने आंखें खोल दी और उठकर बैठ गया। कैप्टन जोशी ने मेरे पास बैठते हुए पूछा, बता तेरे दूसरे कमांडो साथी कहाँ कहाँ हैं, उनके नाम क्या हैं? मैंने यूं ही सोचे समझे बगैर एक चीख मारी और फिर बेहोश होने की अदाकारी करते हुए जमीन पर पड़ गया। स्वामी जी ने बाद में मुझे बताया कि मैंने ठीक किया था। स्वामी जी ने मुझ पर मंत्र पढ़कर फूंकने शुरू कर दिए। जब देर तक वो मंत्र पढ़ते रहे और मैं बेहोश ही रहा तो उन्होंने कैप्टन जोशी से कहा, बाल के मंत्र जरूरत से ज्यादा चढ़ गए हैं, ये अभी होश में नहीं आएगा, अभी इसे पड़ा रहने दो, सुबह आकर इससे तमाम राज मालूम करेंगे। सुबह तक इसे होश आ गया होगा। जो हुक्म महाराज, कैप्टन जोशी ने हाथ बांधकर कहा और स्वामी जी के साथ ही कमरे यानी चैम्बर 5 से बाहर निकल गया। हिंदू कौम सर से पांव तक तवहमात में डूबी हुई है। इनके पढ़े लिखे लोग भी इस मामले में इंतहाई ज़ईफुल एतकाद होते हैं और साधु जोगी सन्यासी लोग इन्हें खूब उल्लू बनाते हैं, क्योंकि साधुओं की हिंदू लोग सिर्फ इज्जत ही नहीं करते बल्कि उनसे डरते भी रहते हैं। उन्हें यकीन होता है कि अगर किसी जोगी या साधु ने उन्हें बद्दुआ दे दी तो वो तबाह बर्बाद हो जाएंगे। इन लोगों के जाने के बाद मैंने आंखें खोलकर लेटे लेटे दरवाजे की तरफ देखा। दरवाजे के बाहर लांस नायक पहरे पर खड़ा था। कभी वो टहलने लगता और कभी मुझे एक नजर देखकर मेरी तरफ पुश्त करके सलाखों वाले दरवाजे के आगे खड़ा हो जाता। स्वामी गोरखनाथ हमारा कोई खास आदमी था जो साधु के रूप में जनूबी हिंद में काम कर रहा था। उसने खत में जो कुछ मुख्तसर सा लिख दिया था, इसका मतलब यही था कि मैं आज रात को ही वहां से फरार होने की पूरी कोशिश करूंगा। उसने मुझे पिस्तौल इस मकसद के लिए दिया था। ये गोया एक तरह से खुदा की मदद थी जो अपने आदमी की शक्ल में मुझ तक पहुंची थी। एक दिन छोड़कर मेजर शरद दीवान मुझसे इंटेरोगेशन करने के लिए आ रहा था। मेरा वहां से फरार होना बहुत जरूरी था। मैंने अब पहरे पर खड़े लांस नायक को इस निगाह से देखा कि मैं उसे किस तरह काबू कर सकता हूँ। इस फौजी पर काबू पाना बहुत जरूरी था। मैंने देख लिया था कि बाहर से अंदर जाते हुए जब उसने सलाखों वाले दरवाजे को ताला लगाया था तो उस चाबी से लगाया था जो उसकी बेल्ट के साथ लटकी हुई थी। मुझे इस भारतीय लांस नायक पर सिर्फ काबू ही नहीं पाना था बल्कि इसको इस तरह से करीब लाना था कि उसकी बेल्ट में से चाबी निकालकर मैं दरवाजे के बाहर लगा सकूं। बज़ाहिर ये काम बड़ा मुश्किल था, लेकिन इस वक्त मैं टॉर्चर की सारी अजियत भूलकर सर से पांव तक कमांडो बन चुका था। मेरे अंदर शेर की दलेरी और लोमड़ी की अय्यारी बेदार हो चुकी थी। मैंने फौरन एक हिकमत अमली अपने जहन में तैयार कर ली। सबसे पहले मैं हमतन गोश हो गया कि बाहर से कोई आवाजें वगैरह तो नहीं आ रही। बाहर राहदारी में और नीचे अहाते में खामोशी छाई हुई थी। रात अभी आधी नहीं गुजरी थी, लेकिन मैं मजीद इंतजार करने का खतरा मोल नहीं ले सकता था। मुझे कुदरत ने एक सुनहरी मौका फराहम कर दिया था। अब मुझे इस सुनहरी मौके से पूरा फायदा उठाना था। मुझे इस हकीकत का भी एहसास था कि अगर ये मौका मैंने हाथ से गंवा दिया तो फिर मेरी मौत यकीनी है और मैं दुश्मन की कैद में नहीं मरना चाहता था। मैंने अपने सोचे समझे मंसूबे पर अमल करते हुए आहिस्ता आहिस्ता कराहना शुरू कर दिया। मेरे कराहने की आवाज पर लांस नायक ने पलट कर मेरी तरफ देखा। मैं उठकर बैठ गया और मैंने कराहते हुए कहा कि मुझे पानी पिलाओ, पानी पिलाओ, मैं मर रहा हूँ। लांस नायक ये देख चुका था कि मुझ पर स्वामी जी ने बड़े मंत्र फूंके हैं। स्वामी जी और कैप्टन जोशी के दरमियान जो गुफ्तगू हुई थी वो उसे भी सुन चुका था।
उसे ये भी मालूम था कि मुझसे कैप्टन साहब ने बड़े कीमती राज मालूम करने हैं और मुझे हर हालत में जिंदा रखना है। चुनाचे उसने कहा, लाता हूँ पानी। ये कहकर वो दरवाजे से हटकर राहदारी में एक तरफ चला गया। मैंने उसके कदमों की आवाज से अंदाजा लगाया कि वो 6 कदम चला गया है। वहाँ पानी की कोई बाल्टी वगैरह रखी हुई थी। जब वापस आते हुए उसके कदमों की आवाज आने लगी तो मैं उठकर दरवाजे की सलाखों के पास खड़ा हो गया। लांस नायक टीन के डोंगे में मेरे लिए पानी लेकर आया था। मुझे सलाखों के पास खड़े देखकर बोला, पीछे हटो। मैं एक कदम पीछे हट गया, लेकिन मैंने ऐसा जाविया बना लिया था कि जहां से कमांडो एक्शन मेरे लिए मुश्किल नहीं था। अब सारा काम फुर्ती का था। लोमड़ी की अय्यारी से मैंने काम लिया था। अब चीते की तेजी और फुर्ती की जरूरत थी। सारा काम 1 सेकंड का था। उस 1 सेकंड में अगर मेरा वार पड़ गया तो बेड़ा पार, नहीं पड़ा तो मेरी मौत सामने खड़ी थी। भारतीय लांस नायक ने डोंगे वाला हाथ सलाखों के अंदर से मेरी तरफ बढ़ाया। उसके साथ ही एक बिजली चमकी। इस बिजली में कड़क बिल्कुल नहीं थी, सिर्फ आंखों को चुंधिया देने वाली चमक थी। मुझे यकीन है कि भारतीय लांस नायक को यही महसूस हुआ होगा जैसे उसके सामने बिजली सी चमक गई है। उसके बाद उसे कोई होश न रहा। मैंने उसके बाजुओं को दोनों हाथों से पकड़कर इतनी जोर से अंदर की तरफ खींचा कि उसका माथा लोहे की सलाखों के साथ जोर से टकरा गया। मैंने उसके बाजू छोड़ भी नहीं सकता था। दूसरे लम्हे मेरा एक बाजू सलाखों से बाहर जाकर उसकी गर्दन के गिर्द लोहे के शिकंजे की तरह जकड़ा हुआ था। गर्दन को जकड़ने के साथ ही मैंने उसकी गर्दन को दूसरा झटका दिया। वो कोई इतना ताकतवर फौजी भी नहीं था। जुनूबी भारत के फौजी भी दुबले पतले मरियल से थे। उसके लिए मेरा एक झटका बहुत था। उसकी गर्दन एक तरफ को ढलक गई। मैंने फौरन उसकी बेल्ट में लटकी हुई चाबी को जंजीर से पकड़कर जोर से खींचा। जंजीर टूट गई और चाबी मेरे हाथ में आ गई। मैंने बड़े आराम से लांस नायक के बेहिस जिस्म को नीचे फर्श पर डाल दिया और हाथ बाहर निकालकर ताले में चाबी लगाई और ताला खुल गया। साथ ही मेरी खुशकिस्मती का दरवाजा भी खुल गया। मैंने जेब से पिस्तौल निकालकर मजबूती से अपने हाथ में पकड़ लिया था। अब मुझे सिर्फ इतना एहसास था कि इस इमारत के पीछे कोई रेलवे लाइन है, जहां से दिन के वक्त और रात के वक्त भी कभी कभी शंट करते रेल के डिब्बे गुजरा करते हैं। इस तरफ से कभी कोई रेलगाड़ी शोर मचाती नहीं गुजरी थी। इसका मतलब था कि उस तरफ कोई कारखाना था जिसके अहाते के अंदर तक रेलवे लाइन बिछी हुई थी। हो सकता था ये रेलवे का ही कोई कारखाना हो। मुझे उसी जानिब उतर कर फरार होना था। मैं दबे पांव राहदारी में आ गया। राहदारी में एक बल्ब दीवार के साथ रोशन था। उसकी रोशनी दूर तक नहीं जाती थी। मैं उस तरफ झुक कर चलने लगा जिधर से मुझे रेलवे लाइन के शंट करने की आवाजें आया करती थीं। राहदारी आगे बंद हो गई। यहाँ 3 फुट ऊंची दीवार थी। मैंने बाएं जानिब गर्दन जरा सी उठाकर देखा। ये फौजी कैंप या रेजिमेंट के हेडक्वार्टरों का अहाता था। इस अहाते में 3-4 फौजी गाड़ियां एक जानिब दीवार के साथ खड़ी थी। टीन की छत के आगे खंबे पर बल्ब जल रहा था। यहाँ एक जीप खड़ी थी। कुछ दूर मुझे एक फौजी पहरा देता दिखाई दिया। मैं जल्दी से नीचे हो गया और दीवार पर से सर निकालकर दूसरी तरफ झांक कर देखा। एक मंजिल नीचे मुझे दूर जलते किसी बल्ब की रोशनी में रेल की पटरियां नजर आईं। मैं दूसरी मंजिल पर था। नीचे छलांग लगाने से आवाज भी पैदा होती और मैं रेलवे लाइनों पर गिरकर जख्मी भी हो सकता था। मैंने झुककर दीवार को दूर तक देखा। मुझसे चंद गज के फासले पर छत के परनाले का लोहे का पाइप दीवार के साथ नीचे तक गया हुआ था। मेरे वहां से निकलने की सिर्फ एक यही सूरत थी, दूसरा कोई रास्ता नहीं था। मैंने अल्लाह का नाम लिया और सांप की तरह रेंगते हुए अपने आप को राहदारी की दीवार की दूसरी तरफ ले आया। मैंने पांव बाहर को निकली हुई ईंटों पर जमा कर दीवार की मुंडेर को एक हाथ से पकड़ा। दूसरे हाथ को मैंने आगे बढ़ाया। पाइप अभी 1-2 गज आगे था। मैं कोशिश करके खिसकता हुआ कुछ और आगे हो गया। मेरा हाथ परनाले के पाइप पर पड़ गया। मैंने एक हाथ से दीवार की मुंडेर को मजबूती से पकड़े रखा, दूसरे हाथ से परनाले के पाइप को पकड़ा और अपना बायां पांव आगे करके पाइप के गिर्द लगे हुए लोहे के रिंग पर डाल दिया। उसके साथ ही मैंने दीवार वाला हाथ छोड़कर जल्दी से पाइप को दोनों हाथों से पकड़ लिया। अब मेरा दायां हाथ पाइप के रिंग पर था और मैं छिपकली की तरह पाइप के साथ चिमटा हुआ था। वहां ज्यादा देर तक चिमटे रहने की गुंजाइश नहीं थी। मैंने दोनों पांव लोहे के रिंग पर से हटा लिए और ऊपर वाले हाथों से पाइप को पकड़कर आहिस्ता आहिस्ता नीचे खिसकना शुरू कर दिया। मैं एक मंजिल नीचे खिसक गया। दूसरी यानी नीचे वाली मंजिल के दरमियान में पहुंचकर मैंने हाथ छोड़ दिए। मैं रेलवे लाइन के पास दीवार के साथ उगी हुई झाड़ी पर गिरा। गिरने के साथ ही मैं वहां से उठा। मेरे कान खरगोश के कान बन चुके थे। मैं कारखाने की तरफ से आती एक आवाज को सुन रहा था। ये ऐसी आवाज थी जैसे किसी बंद जगह पर कोई किसी शय को हथौड़े से कूट रहा हो। मैंने झाड़ियों में से सर बाहर निकालकर दाएं बाएं देखा। दाएं तरफ रेल की 3 पटरियां किसी कारखाने के अंदर चली गई थीं। वहां खंबे पर बल्ब रोशन था। बाएं जानिब रेल की पटरियां इलाके में जाती मालूम हो रही थीं। जरूर उस तरफ या तो रेलवे का कोई छोटा सा स्टेशन था या फिर माल लादने और उतारने वाले प्लेटफॉर्म थे। मैं जल्दी से उठा और रेलवे लाइन के साथ साथ बाएं जानिब तेज तेज कदमों से चलने लगा। रेल की पटड़ी के पहलू में थोड़ी सी जगह थी। उस पर जगह जगह झाड़ियां उगी हुई थीं। मैं ज्यादा तेज नहीं चल सकता था।
मगर मैं एक सेकंड के लिए वहां रुक भी नहीं सकता था। आगे जाकर रेल लाइनों का जाल फैलना शुरू हो गया। दूर इधर उधर रेलवे शेड की छतों पर रोशनियां भी नजर आने लगी। मैं उनसे बचता रेलवे लाइनों के ऊपर से गुजरकर मशरिक की जानिब दीवार थी उस तरफ आ गया। उस दीवार के ऊपर अंधेरे में कहीं कहीं रोशनी हो रही थी। उस रोशनी में मुझे दीवार के ऊपर खारदार तार लगी नजर आई। दीवार दूर तक चली गई थी। सामने से एक इंजन शंट करता चला रहा था। उसके आगे की 2 बत्तियां जल रही थी। मैं जल्दी से दीवार के साथ लगकर बैठ गया। इंजन भाप छोड़ता छक छक करता मुझसे थोड़े फासले पर से गुजर गया। उसके जाते ही मैं उठा और दीवार के साथ चलने लगा। मुझे सिर्फ एक यही डर था कि कहीं मैं किसी फौजी शेड में ना निकल जाऊं। पिस्तौल मैंने जेब में ही रखा हुआ था। मेरे गाल पर कैप्टन जोशी ने निस्तर से जो निशान लगाया था, वहां जख्म में से खून बहना तो बंद हो चुका था, मगर गाल दर्द कर रहा था। मैं अब तेज चलने की बजाय नॉर्मल चाल चलने लगा था। कहीं अंधेरा आ जाता और कहीं मैं दीवार के ऊपर जलने वाले बल्ब की रोशनी में आ जाता। रोशनी आती तो मैं झुककर तेजी से आगे निकल जाता। दिल में खुदा से दुआएं मांग रहा था कि या अल्लाह यहाँ से निकलने का कोई रास्ता दिखा दे। आगे एक ऊंचा सिग्नल के बनाया, उसमें खूब रोशनी हो रही थी। मुझे 1-2 आदमियों के साए से भी नजर आए। मैं रुक गया। मुझे उस केबिन के करीब से गुजरना था और वहां रोशनी थी। 2-3 सेकंड रुक कर सोचा कि मुझे क्या करना चाहिए। मैं ज्यादा देर रुक नहीं सकता था। मुझे जल्दी से जल्दी उस इलाके से निकल जाना चाहिए था। आखिर यही फैसला किया कि अनजान बनकर खामोशी से निकल जाऊंगा। ऊपर से किसी ने देख भी लिया तो मेरे फटे पुराने कपड़ों से वो यही समझेगा कि मैं रेलवे का कोई मजदूर हूँ। मैं चल पड़ा। 6-7 कदम चला हूँगा कि दीवार में एक जगह छोटा सा दरवाजा नजर आया। ये कोई दरवाजा नहीं था। दीवार में शगाफ डालकर आने जाने का रास्ता बनाया गया था। मैंने खुदा का शुक्र अदा किया और शगाफ में से गुजरकर दीवार की दूसरी तरफ आ गया। मैंने देखा कि मैं एक पतली सी कच्ची सड़क पर आ गया हूँ, जिसकी एक जानिब टीन की ढलवान छतों पर छोटी छोटी क्वार्टर नुमा कोठियां बिल्कुल साथ साथ बनी हुई हैं। इनमें कहीं कहीं रोशनी हो रही थी। कच्चा रास्ता खाली था। मैं दीवार के साथ साथ चलता गया। मुझे महसूस हो गया था कि मैं रेलवे की हुदूद से बाहर निकल आया हूँ। क्वार्टरों की दूसरी जानिब से कभी कभी किसी ट्रक के गुजरने की आवाज आ जाती। थोड़ी दूर चलने के बाद इन क्वार्टर नुमा कोठियों के दरमियान से एक तंग रास्ता नजर पड़ा, जो यकीनन दूसरी तरफ सड़कों को जाता था। मैं उस रास्ते में से गुजरने लगा। यहाँ अंधेरा था और कोठियों के पहलू की ऊंची ऊंची दीवारें थीं। ये रास्ता खत्म हुआ तो सामने बड़ी सड़क थी। सड़क की बत्तियां जल रही थीं। एक बस स्टॉप का खोखा खाली पड़ा था। मुझे कोई अंदाजा नहीं था कि मैं शहर के किस इलाके की तरफ निकल आया हूँ। इतना मुझे मालूम था कि पौंडीचेरी का साहिल समंदर शहर के मशरिक की जानिब है। उस तरफ जाना मौत के मुंह में जाना था। मैंने आसमान की तरफ निगाह उठाकर देखा। आसमान पर कहीं कहीं बादल थे। उनके दरमियान सितारे भी टिमटिमा रहे थे। मैंने मगरिब की तरफ रुख किया और सड़क पार करके दूसरी तरफ आकर समंदर के उल्टे रुख चल पड़ा। 2-3 भारी ट्रक एक दूसरे के पीछे सड़क पर से गुजर गए। ये शहर पौंडीचेरी की कोई बड़ी शाहरा मालूम होती थी, जो किसी दूसरे शहर को जाती थी। उस वक्त मेरी हालत ये थी कि मेरी कमीज और पतलून बोसीदा सी थी। कमीज पर खून के धब्बे भी कहीं कहीं जमे हुए थे। मेरे बाएं रुखसार पर जख्म का लंबा सा निशान था। जेब में फूटी कौड़ी भी नहीं थी। ये भी नहीं पता था कि रात का क्या बजा है, रात कितनी गुजर चुकी है। सड़क पर से थोड़ी थोड़ी देर बाद गाड़ियां गुजर जाती थीं। जब एक बस भी गुजरी जिसके छत पर मुसाफिर बैठे हुए थे, जो कि देहाती किसान मालूम हो रहे थे। सड़क पर दोनों तरफ बत्तियां जल रही थीं। इन गाड़ियों से अंदाजा हुआ कि रात अभी ज्यादा नहीं गुजरी। मुझे बहुत जल्द किसी जगह छुप जाना चाहिए था, क्योंकि फौजी टॉर्चर चैम्बर 5 से मेरे फरार का किसी वक्त भी राज फाश हो सकता था और उसके बाद शहरी पुलिस और फौजी पुलिस को मेरी तलाश में निकल पड़ना था। मुझे कोई ठिकाना नजर न आया। मैंने पतलून की जेब से कागज की वो गोली निकाली जिसे मैंने टॉर्चर सेल में ही जेब में डाल लिया था, जो मुझे स्वामी जी ने दी थी। उसने कहा था कि इस पर वो पता लिखा हुआ है जहां पहुंचकर तुमने गंगू नाम के बैरे से मिलना है, और उसके वास्ते कोड वर्ड स्वामी जी ने जे सीताराम बताया था। मैंने एक जगह सड़क पर रोशनी में खड़े होकर कागज की गोली को खोल कर देखा। उस पर लिखा था जे भारती भंडार, रमिया जी स्ट्रीट, गोलकर, पौंडीचेरी। उसके नीचे गंगू बैरा लिखा था। मैंने कागज दोबारा जेब में डाल लिया। मेरी पतलून की पिछली जेब में स्वामी जी का दिया हुआ छोटा पिस्तौल उसी तरह पड़ा था। उसे चलाने की नौबत ही नहीं आई थी। उसमें मैगजीन भरा हुआ था। मेरे फरार का इल्म हो जाने के बाद किसी भी चौक या नाके पर पुलिस तलाशी के दौरान ये पिस्तौल मेरे लिए मुसीबत का बायस बन सकता था। मैं इसे फेंकना भी नहीं चाहता था, क्योंकि ये मुझे किसी नागहानी आफत से निजात दिला सकता था। अब मुझे ये मालूम करना था कि शहर में गोलकर का इलाका कौन सा है, क्योंकि उसी इलाके में कोई जय भारती भंडार था, जो यकीनन कोई रेस्तोरां था, और वहाँ मुझे गंगू नाम के बैरे या वेटर या रेस्तोरां के मुलाजिम से राब्ता पैदा करना था, जो यकीनन अपना ही आदमी था। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आपको तमाम वीडियोस फौरन मिलती रहें।